हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप थंबनेल देखकर आए हैं तो बिल्कुल सही आए हैं। ये बात सही है कि आज हम आपको ऐसा ही यंत्र देंगे। आज हम आपको बताएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट जो विश्व में ले लीजिए, वर्ल्ड में ले लीजिए, का अगर आप लोकेशन, पोजीशन, उसका मोशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, लेंथ एक्सेट्रा कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, कैसे उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो एक ही मंत्र है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट। इसके थ्रू आप लोग सब कुछ कर पाएंगे, ये सारे कैलकुलेशन कर पाएंगे। लेकिन ये मंत्र आंख बंद करके पता लगाने वाले में से नहीं है। आपको खुली आंख में मंत्र सीखना है। हाथ, पैर, दिमाग, शरीर, सारे पार्ट यूज करने होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आपका मंत्र कौन सा है? इसको जनरलाइज कोऑर्डिनेट, यही आपका मंत्र है। जितना छोटा वर्ड है, जितना छोटा नाम है, उतना ही बड़ा इसका काम है। इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं आपको दो पॉइंट्स के बारे में जानकारी लेने को कहूँगा। पहला है डिग्री ऑफ फ्रीडम और दूसरा है कॉन्स्टेंट। ये दोनों वर्ड का हम यहाँ पे यूज़ किए हैं और आपको इसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स को के ऊपर हमने वीडियो पहले से बना के रखे हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे हम इसका लिंक दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो कोऑर्डिनेट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये पहले समझिए कि कोऑर्डिनेट होता क्या है। जूनियर क्लास में आप पढ़े हैं कि कोऑर्डिनेट द सेट ऑफ वैल्यू विच शोस एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि देखिए, ये सेट ऑफ वैल्यूज होता है कोऑर्डिनेट। पहले कोऑर्डिनेट को समझेंगे, फिर जनरलाइज कोऑर्डिनेट को समझेंगे। ठीक है, पहले कोऑर्डिनेट देखिए, जूनियर क्लास में क्या पढ़े हैं कि ये एक्स डैश सॉरी कॉमा वाई, ये क्या है? एक्स वाई आपका कोऑर्डिनेट है। ये एक सेट है। ठीक है, ये एक सेट है, वैल्यूज का एक सेट है जो हमें बताता है किसी भी पोजीशन को, ऑब्जेक्ट के किसी भी पोजीशन को। जैसे यहाँ पे कोई पोजीशन है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो इसका पोजीशन हमें कहाँ से पता चलेगा? इस कोऑर्डिनेट्स के वैल्यूज से हमें पता चलेगा। एक्स वाई, ये तो हमारे एक्सिस हैं। तो यहाँ से देखिए, इस जगह तक जो वैल्यूज होंगे, और इधर राइट साइड जाइए एक्स एक्सिस पे, तो इस जगह पे थोड़ा इसको, यहाँ तक का जो वैल्यू होंगे वही शो कर देंगे पोजीशन के, कहाँ पर है पोजीशन, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। ठीक है, तो वही है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट यहाँ पर एक्स वाई सिर्फ नहीं हो सकता है, एक्स वाई जेड भी हो सकता है, एक्स एक्स सिर्फ एक्स भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी देखिए, यार कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट चल रहा है, अगर आप यहाँ से स्टार्ट किए हैं चलें और राइट साइड की ओर जा रहे हैं, एक्स डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं, तो आप वैल्यूज़ को कैसे यहाँ तक पहुँच गए हैं। ठीक है, तो आप वैल्यूज़ को कैसे डिनोट करते हैं, कैसे आपको पोजीशन पता चलता है कि आप कितना दूर आगे निकल चुके हैं। तो आप नंबर लाइन के थ्रू समझते हैं कि यहाँ से आप यहाँ पहुँचे हैं, तो यहाँ 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ये जो वैल्यूज़ होते हैं आपको यहाँ पे बता देते हैं कि आप कितना आगे गए, इस पोजीशन से आप कितना आगे गए हैं और किस डायरेक्शन में गए हैं, ये भी तो आपको यहाँ शो कर दे रहा है। यहाँ पे तो ईस्ट है, लेकिन आप कहीं भी जाइए, नॉर्थ साउथ जाइए, तो भी यहाँ पे डायरेक्शन भी शो कर देगा। तो हमें ये सब कैसे पता चलेगा? कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग पता चलेगा हमें पोजीशन, यहाँ पे भी पता चल जाएगा। जैसे देखिए, इस पॉइंट से अगर आप नॉर्थ की ओर जा रहे हैं और इस जगह पे आप पहुँचे, इस जगह पे पहुँचे, तो यहाँ पे आपका वैल्यू कैसे पता चलेगा? यहाँ
x को ले लेते हैं 0 और y जितना भी होगा यहाँ से यहाँ तक का जितना भी लेंथ होगा, मान लीजिए 5, तो 5 यूनिट यानी 0 5, ये जो कोऑर्डिनेट है ये शो कर देते हैं आपके पोजीशन को। और यहाँ पे स्पेशली डायरेक्शन तो बताना पड़ता है कि डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन में है। तो कोऑर्डिनेट को आप तो समझ चुके हैं, कोऑर्डिनेट होता क्या है। जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज कोऑर्डिनेट यही जो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई जेड, इन्हीं में से कोई भी कोऑर्डिनेट पे हम कांस्टेंट डाल देते हैं। मीन्स हमें इस एक्स डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, कोई भी कोऑर्डिनेट हो, ठीक है, एक्स हो वाई हो जेड हो, ठीक है, तो इस पे हम क्या करते हैं कांस्टेंट डाल देते हैं। मीन्स उस पर हम लोग लिमिट डाल देते हैं, उस पर रिस्ट्रिक्शन डाल देते हैं। कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, तो ऐसा करते हैं कि एक्स डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं उस ऑब्जेक्ट को कि आप इस डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए y जो है z है, तो अब वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, y और z प्लेन है उस पर मूव करेगा। तो यहाँ पर इसका जो ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होगा वो x और y के कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग्स पता चलेगा। इन सब जितना कम से कम जो कोऑर्डिनेट होते हैं, और वो जो होंगे वो फ्रीली होंगे, इंडिपेंडेंट भी होंगे, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होंगे। एक्स वाई जेड जो हैं एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होंगे। ये आपको तो हम पिछले डिग्री ऑफ फ्रीडम में भी बता चुके हैं, इसलिए हमने आपको प्रेफर किया है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम और कांस्टेंट के ऊपर आप जो भी लेक्चर बनाए उसको देख लीजिए। इसका मतलब आप जनरलाइज कोऑर्डिनेट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि जो कोऑर्डिनेट है उसको आप मिनिमम कर दीजिए, जितना कम से कम मिनिमम कर दीजिएगा। और उस कोऑर्डिनेट जो मिनिमम करने के बाद जो वैल्यूज आएंगे वो अगर उसके पोजीशन को, उसके मोशन को, आपको जो भी पता करना है वेलोसिटी फोर्स जो भी पता करना है, वो अगर उसको डिफाइन कर देते हैं तो वही होगा उसका जनरलाइज कोऑर्डिनेट। एक बात तो आपको ध्यान रखना होगा कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट तो आप तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब कांस्टेंट आपका अप्लाई हो या ना हो, फिर भी आपको कांस्टेंट मिलेगा, समझे ना। तो अगर कांस्टेंट अगर अप्लाई करने के पोजीशन में अगर ना हो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो फिर वो आपका क्या होगा, 3n ही रहेगा। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है उतना ही होगा आपका जनरलाइज कोऑर्डिनेट। तो अगर कांस्टेंट अप्लाई हो गया तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट का वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम के वैल्यूज कम होगा, जैसा कि f = 3 - k है। जैसे कि देखिए कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है किसी तरह भी मूव कर रहा है, कहीं भी मूव कर रहा है, अगर इसके ऊपर आप कोई इसी तरह का कांस्टेंट ना लगाएं, कांस्टेंट अगर 0 हो, ठीक है, तो उसका जो आपका जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा वो इक्वल हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम के। एक और एग्जांपल देते हैं ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए आप अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं, वो एक IAS ऑफिसर है, ठीक है, उसका नाम है हरीश, ठीक है। अब एक आदमी से आप मिलते हैं, उससे आप पूछते हैं कि हरीश का घर किधर है, और वो पूछेगा उसका एड्रेस। तो उसका नाम अगर बताते हैं आप इस प्रकार कि वो हजारीबाग में रहता है, तो वह फिर पूछेगा हजारीबाग में रहता है, अभी तक एड्रेस कंप्लीट नहीं हुआ है, हमको कुछ समझ नहीं आया, आप और बताइए। बोले हजारीबाग, फिर आप बोलेगा वो अच्छा मटवारी, और बोलेगा मटवारी में किस जगह पे रहता है, मटवारी में हरीश नाम का बहुत सारा आदमी है। फिर वो पूछेगा कि फिर क्या कीजिएगा, आप उसके पिता का नाम बताइएगा, फादर का नाम बताइएगा, मदर का नाम बताइएगा, ऐसा कीजिएगा। और कुछ जो होंगे, और कुछ
आप दीजिएगा उसको इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर आप उसकी जगह पे अगर आप ये बोल दीजिए कि वो एक आईएएस है, आईएएस पदाधिकारी है, वो हरीश एक आईएएस है, तो वो क्या करेगा, वो आदमी, वो जो पर्सन है वो आपका तुरंत ले जाएगा उसके घर। चलो उसके घर ले जाते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि देखिए, हम उससे मिलने के लिए इतने सारे इन्फॉर्मेशन दिए और एक इधर भी एक इन्फॉर्मेशन दिए, ठीक है। ये एक इन्फॉर्मेशन काफ़ी हो गया उसके उसके एड्रेस तक पहुंचने के लिए, और ये इतने सारे इन्फॉर्मेशन देने पड़े उसके घर तक पहुंचने के लिए। तो ये हो गया आपका जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो मिनिमम है, ठीक है। मिनिमम कोऑर्डिनेट से क्या है, आपको उसके घर तक पहुंचा दिया गया, उसके एड्रेस, उसके घर का एड्रेस पता चल गया। ये जो आईएएस है शॉर्टेस्ट है, इसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्यू से Q1 Q2, यहाँ पर तो एक ही कोऑर्डिनेट से हम लोग उसके एड्रेस तक पहुँचने का इन्फॉर्मेशन मिल गया। लेकिन यहाँ पर अगर और सारे इन्फॉर्मेशन, यहाँ मान लीजिए कि दो रहे, दो इन्फॉर्मेशन या चार इन्फॉर्मेशन रहे, चार, लेकिन शॉर्ट मिनिमम होना चाहिए, कम से कम इन्फॉर्मेशन होना चाहिए उसके यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो वो क्या होगा, Q1 Q2 Q3, इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट को। और जो होंगे चार जो हैं, यहाँ पे कितने नंबर हैं, यहाँ पर देखिए इसके बारे में बात करें आईएएस वाला। अगर मान लीजिए यहाँ पर तो फिलहाल अभी एक ही है, एक ही इंफॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ मान लीजिए कि चार इन्फॉर्मेशन रहे, तो एफ बराबर क्या होगा, चार इन्फॉर्मेशन। अगर यहाँ आईए सिर्फ सिर्फ यानी एफ बराबर 1 होगा, जनरलाइज कोऑर्डिनेट का नंबर कितना होगा, 1 होगा। तो नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, और ठीक है। और ये सारे कोऑर्डिनेट हो गए, R1 R2 R3, ये सारे कोऑर्डिनेट जो कि डिनोट किए हैं अभी नीचे, अभी बताएंगे आपको, नीचे में यहाँ पे लिखे हुए हैं। जनरलाइज कोऑर्डिनेट यहाँ कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा उस सिस्टम के नेचर पे, ठीक है। अभी यहाँ आपने देखा कि यहाँ पर जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो गया था आईएएस, हरीश को जानने के लिए जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या हुआ था, आईएएस बन गया था। लेकिन यहाँ हो सकता है एक्सेलरेशन, हो सकता है वेलोसिटी, हो सकता है डॉक्टर, कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी ले सकते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट। सिर्फ कोई भी अगर ऑब्जेक्ट को, सिस्टम को डिफाइन करने के लिए बस वो मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम इंफॉर्मेशन होना चाहिए उसको पूरी तरह से डिफाइन करने के लिए, किस उसके जगह पे है? पोजीशन के। जैसे कि और एग्जांपल देते हैं आपको, मान लीजिए किसी सिस्टम मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं, मतलब उस पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं और वो मोशन कर रहा है, तो यहाँ पे पता लगाना है आपको फोर्स कितना है, ठीक है। फोर्स बराबर होता है ma होता है। लेकिन इसके लिए हम पहली बात कांस्टेंट लगा देंगे कि यहाँ मास जो, सॉरी, एक्सेलरेशन होगा, मास तो कांस्टेंट ही रहेगा, एक्सेलरेशन जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, हमें सुविधा होगा, फटाक से हम लोग निकाल लेंगे, m को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सेलरेशन से, तो हमारा फोर्स यहाँ तुरंत निकल जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कांस्टेंट अप्लाई ना करें, ठीक है, तो यहाँ देखिए एक्सेलरेशन निकालने के लिए भी ज़रूरत पड़ेगा, टाइम का ज़रूरत पड़ेगा, फिर मास कितना है, मास भी चेंज करेगा क्या, ये भी हम लोग को देखना है। तो और सारे इन्फॉर्मेशन जितने भी लगेंगे फोर्स को डिफाइन करने के लिए, वो सारे तो आ जाएंगे यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम में, ठीक है। लेकिन अगर शॉर्टेस्ट, फिर इन्हीं में से अगर शॉर्टेस्ट अगर निकाल दें मिनिमम इंफॉर्मेशन जो फोर्स को डिफाइन करे, ठीक है, तो वो होगा उसका जनरलाइज कोऑर्डिनेट। यहाँ पर क्या है, 2 है, F इक्वल टू 2 होगा, नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट 2 है, M और A, और Q1 होगा M और Q2 होगा A, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा Q1 और Q2 जनरलाइज कोऑर्डिनेट को किस तरह से डिनोट करते हैं। एक एग्जांपल और देंगे, एक एग्जांपल और, ठीक है। देखिए कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो क्या है कि यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट लगा देंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक फिक्स
इसका रेडियस इस पाथ पर मूव करेगा और उसका रेडियस आर होगा, ठीक है, आर होगा। तो हम लोग इस, एक मिनट, अच्छी तरह से ड्रॉ करते हैं। ये ऑब्जेक्ट यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स और वाई एक्सिस, अच्छी तरह से समझ में आएगा। एक्स वाई एक्सिस, ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है। यहाँ इस पोजीशन पे अब हमको यहाँ पे पता करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है हम तो कर ही सकते हैं। यहाँ हमारे पास रेडियस आर है। अब हम अगर थीटा को फाइंड आउट कर ले तो हमें पता चल जाएगा, नहीं तो उसके अलावा तो और हमारे पास ऑप्शन है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हम लोग पता कर देंगे तो भी पता कर सकते हैं, ये इसके पोजीशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन चूंकि देखिए यहाँ पर दो इन्फॉर्मेशन है, एक्स और वाई, दो हम लोग को फाइंड आउट करने पड़ते हैं। लेकिन अगर सिर्फ थीटा हमें पता चल जाए तो क्या होगा, एक ही पैरामीटर से हम उसके पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। उसके लिए थीटा, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसका वैल्यू होगा y और इसका वैल्यू होगा x। और देखिए यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा, ट्रिगोनोमेट्री से, ट्रिगोनोमेट्री पढ़े होंगे तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कोस थीटा, और y इक्वल टू होगा r साइन थीटा। थीटा ट्रिगोनोमेट्री से निकाले हुए हैं, कैलकुलेट किए हुए हैं। क्योंकि देखिए कोस थीटा बराबर क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइट, सॉरी हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है, आर है, परपेंडिकुलर वाई है और बेस एक्स है। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब देखिए यहाँ पर हमें साइन, इन लोग को डिवाइड कर देते हैं, y डिवाइडेड बाय एक्स, वाई डिवाइडेड बाय एक्स अगर किए तो क्या होगा, r और r कैंसिल हो जाएगा और साइन डिवाइडेड बाय कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको बता रहे हैं कि एक दूसरे को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट जो एक्स वाई है वो थीटा में एक दूसरे से इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए x और y दोनों का दोनों इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होगा। और यहाँ पर जो थीटा है वह सिर्फ डिफाइन कर देगा इसके पोजीशन को। इस पॉइंट को यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं P, हाँ जो भी ऑब्जेक्ट होगा, यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स y बाय एक्स। इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो गया है यहाँ पर थीटा, जनरलाइज कोऑर्डिनेट, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को भी हम लोग जनरलाइज कोऑर्डिनेट में चेंज कर सकते हैं। यहाँ तो इसलिए हम यहाँ थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स y बाय एक्स प्रूफ किए हैं। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y बाय एक्स। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट को आपको मदद कैसे करता है वैल्यू को फाइंड आउट करने में। जब कांस्टेंट को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, जो पैरामीटर होते हैं वो कम पड़ जाते हैं, जिस पैरामीटर को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसलिए आपको बोले थे हम कि ये जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है ऐसा मंत्र है जो किसी भी सिस्टम को उसके कुछ भी जो मोशन है, फोर्स हैं, जो भी उसके फाइंड आउट करने हैं उसके पोजीशन, वो आपको हेल्प करेगा। देखिए यहाँ पर कंसीडर ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल, जो सिस्टम है उसमें अंदर क्या है, एन पार्टिकल्स है, और एन पार्टिकल्स है जो सिस्टम है वहाँ पे आप दुनिया को मान सकते हैं, वर्ल्ड को मान सकते हैं, ठीक है। तो हैज़ 3 डिग्री ऑफ
फ्रीडम, लेकिन जो भी ऑब्जेक्ट को आप कंसिडर कीजिएगा, आप ध्यान रखिएगा कि उस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। आप उस ऑब्जेक्ट पे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी गाड़ी ले लीजिए, वैन लिए, रेल गाड़ी ले लीजिए, एरोप्लेन ले लीजिए, कोई आदमी ले लीजिए, कोई जानवर है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन उस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। आप उस पर कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, उस पर लिमिट लगा सकते हैं, तो ही आप जनरलाइज कोऑर्डिनेट वहाँ आपके काम में आएगा, जिसके थ्रू आप उससे इन सारे इंफॉर्मेशन आराम से निकाल सकते हैं। ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसका पोजीशन जो भी आपको फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, उसका हाइट, लेंथ, जो भी आपको प्रूफ करना है वो आपको इससे मदद मिलेगा। और अगर कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं होता है तो फिर सिंपल है, जिस तरह वो पहले मोशन कर रहा था वो सारे के सारे आपको कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, आपके पास 3n हो जाएगा। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n है, तो फिर सारे के सारे जो भी है सब कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। इसमें आपको फिर कोई बेनिफिट होने वाला है नहीं। If k constraints are imposed on the system, then the degree of freedom get reduced to 3n minus k। जब यहाँ पर कुछ सिस्टम पे k कांस्टेंट अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n माइनस k हो जाएगा, जिसी को बोलते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट। दिस f of minimum independent coordinate required to describe configuration के जगह पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, वहाँ पोजीशन है इसका। पैरामीटर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी वर्ड वहाँ पे सूटेबल वर्ड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम कन्फिग्रेशन अच्छा लगा इसलिए कन्फिग्रेशन यूज़ कर दिए। मोशन ऑफ मैकेनिकल सिस्टम आर कॉल्ड जनरलाइज कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसके पोजीशन को, उसके मोशन को जो डिफाइन करते हैं, जितने पैरामीटर यूज़ होंगे, जितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होंगे, उसको क्या करेंगे, एफ से डिनोट करेंगे। मिनिमम वो क्या होंगे, एफ नंबर ऑफ मिनिमम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है एफ। Q1 Q2 QF, ये अभी आपको तो हम बता चुके हैं इस वीडियो में। Q1 Q2 किसको डिनोट करते हैं, ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट को डिनोट करते हैं। We express Cartesian coordinate Ri in term of generalized coordinate and time in the form of equation Ri equal to Ri Q1 Q2। इस तरह जो F तक है, QF T, इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को इस टर्म में डिनोट कर सकते हैं, इस टर्म में लिख सकते हैं, इस इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं वही होते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट। वह सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में से जब कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं तो कुछ कार्टेशियन कंस्ट्रेंट को रिड्यूस कर देते हैं, जिसके बाद हमारे पास बचता है जनरलाइज कोऑर्डिनेट, और वही होते हैं Q1 Q2। इसलिए हम लोग इस तरह इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। ये एग्जांपल तो हम दे चुके हैं। सर्किल लेकर इसके पार्टिकल यहाँ पर है तो इसके कितने एंगल पर पोजीशन है, कहाँ पर है पोजीशन उस पार्टिकल का, वो भी बताए हम। देखिए एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट। द चॉइस ऑफ सुटेबल इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट मेक्स द मैथमेटिकल कैलकुलेशन इजियर बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ इक्वेशन फॉर द प्रॉब्लम। देखिए इससे हम लोग को फ़ायदा ये होगा कि जितने भी कैलकुलेशन जो करने पड़ते थे, जब ऑब्जेक्ट जिधर भी जब 3D में मोशन करे तो उसका सारा एक करके सब कैलकुलेशन करना पड़ता था। जैसे कि मान लीजिए कोई मक्खी अगर मूव कर रहा है 3D में तो हाइट, लेंथ, ब्रेड्थ सब कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर कांस्टेंट अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट होते थे, तो अगर कांस्टेंट अगर हाइट पर लगा दिए तो फिर हम लोग को सिर्फ ज़रूरत पड़ता था लेंथ और ब्रेड्थ का कैलकुलेशन करने का। ठीक है, तो ये हो गया
द इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी सॉल्व इंडिपेंडेंटली ईच अदर बिकॉज जनरल कोऑर्डिनेट आर ऑल इंडिपेंडेंट। और जो भी जनरलाइज कोऑर्डिनेट होते थे Q1 Q2 Q3, जो थीटा अभी हम सर्कल जो ड्रॉ किए थे उसके अंदर जो थीटा था, और सारे इसी तरह पैरामीटर होंगे जो कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, जहाँ पे देखिए अभी फोर्स इक्वल टू क्या निकाले थे, M इक्वल टू A। यहाँ पे कहने का मतलब है ये दोनों का दोनों जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है वो M और A एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। मास अगर चेंज होता है तो एक्सेलरेशन पे कोई चेंज नहीं होना चाहिए, और एक्सेलरेशन चेंज होता है तो मास पर कोई मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, जिससे हम लोग को ईजियर और ईजी होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नहीं तो अगर दिक्कत यही होता कि अगर सोचते कि एक्सेलरेशन चेंज कर रहे हैं तो मास भी चेंज होगा, कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस तरह का हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर वैसा कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, ये सारे हेल्प होते हैं। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही।